कट ऑफ के बराबर रह गए हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, 1 नंबर 2 नंबर से कमी रह गई है, वो दौड़ से बाहर हो गए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी अथवा नहीं आएगी। और 8 जनवरी को जो टीआरई 1 के वक्त बच्चों बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका, बीपीएससी टीआरई 4.0 आगे संभावित है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ और उससे भी ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ। इस बीच में कारण इसके बहुत सारे और भी हैं जिससे छात्र परेशान हैं। जैसे आप यूं कह सकते हैं कि 87,700 वैकेंसी की बातें शुरुआत में कही गई थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बीपीएससी अथवा शिक्षा विभाग की बातों में अंतर होता गया, रोस्टर आती गई और नंबर ऑफ वैकेंसी बदलती चली गई। आप देख रहे हैं कि 83,000 समथिंग वैकेंसी 87,700 से हो गई और उसमें भी लगभग 61-62 ही स्टूडेंट का फाइनली रिजल्ट दिया गया और अभी ही लगभग आप समझिए कि 20-21 हज़ार सीट वैकेंट रह गई। और इसके बाद आगे चल करके वेरिफिकेशन होना है, मल्टीपल रिजल्ट छात्रों का आया है, एक ही छात्रों का 2 जगह 3 जगह भी रिजल्ट आया है और कुछ ऐसे भी छात्र हैं कि चारों जगह रिजल्ट आ गया है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी आ गया है, बाकी तीनों जगह भी आ गया है। ऐसी भी परिस्थितियां हैं। तो 20-21 हज़ार ऐसे वैकेंसी और जब मल्टीपल रिजल्ट वाले बच्चे ज्वाइन करेंगे और जब वेरिफिकेशन प्रोसेस जब स्टार्ट किया जाएगा, बाद में फाइनल वेरिफिकेशन होगा, तो जिनका और भी गलतियां जिनकी रही है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहा हो, गलत डॉक्यूमेंट्स जिनका हो, या फिर जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हों, या जिनका कॉम्बिनेशन गलत हो, जब वेरिफिकेशन बाद में होगा तो बाद में भी बहुत सारी सीटें कई सारे कारणों से खाली भी रहेंगी। तो कुल मिलाकर अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो हमको लगता है कि 35,000 प्लस सीट मिनिमम इस वैकेंसी से खाली रह जाएगी, उससे कम नहीं, जो कि हम शुरुआत से ये बातें बोलते रहे हैं। और हमेशा आयोग से हम ये भी हमेशा मांग करते रहे हैं कि जितनी वैकेंसियां आप देते हैं पूरी की पूरी वैकेंसी भरी जानी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि मांग प्रबल होने लगी, मांगें उठने लगी, क्योंकि अभी ही 21,000 सीटें खाली है, तो मांग क्यों नहीं उठे। जबकि आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कट ऑफ के बराबर रह गए हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, 1 नंबर 2 नंबर से कमी रह गई है, वो दौड़ से बाहर हो गए हैं और कई सारे सब्जेक्ट में इतने हाई कट ऑफ रहे हैं और उसके बावजूद सीटें खाली रह गई है। तो कारण बहुत सारे हैं और इस पर चर्चाएं भी तेज हो गई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी अथवा नहीं आएगी। और 8 जनवरी को जो टीआरई 1 के वक्त बच्चों ने केस किया था, उसका जजमेंट भी आने वाला है। 99% होप है कि छात्रों के फेवर में ही जजमेंट आएगा और जब एक जजमेंट छात्रों के फेवर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग आएगा तो आगे के लिए भी बेस बनता चला जाएगा और आगे उसी बेस पर आगे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा सकता है। और छात्र लगातार शिक्षा विभाग से इन बातों की मांग भी करते रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये चीज दिख भी रहा है, बीपीएससी भी ये बातें क्लियर कर दी है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा विभाग को ऐसा लगे कि नहीं हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए तो वहां से जैसा आदेश आएगा हम पालन करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं अगर शिक्षा विभाग कहे तो। और अब शिक्षा विभाग भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि पहले ही 21,000 सीटें खाली हो चुकी है, अभी तो बाकी जो सीटें खाली रहने का मेन रीजन है वो तो बचा हुआ ही है। एक तो ये सारे मैटर हो गए। अब दूसरे मैटर पर हम पहुंचते हैं कि जिनका 1, 2, 5 नंबर या जिनका इस बार नहीं हो पाया टीआरई 3 में, टीआरई 2 में भी कुछ मार्क्स से रह गया था, टीआरई 1 में भी रह गया था, उन छात्रों का चिंतित होना स्वाभाविक है। और क्यों ना चिंतित हो, करियर का प्रश्न है, लगातार उन्होंने मेहनत किया, दिन रात एक करके मेहनत किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही या रणनीति बनाने में दिक्कत रही या मेहनत तो बहुत किए लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसकी वजह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम रह गई, जिसके वजह या कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जो उनसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो एक्सक्यूज तो बहुत सारे हैं कि हम क्यों बाहर हो गए, लेकिन मेरा मानना है कि अब उन एक्सक्यूज से काम नहीं चलना है, ना ही आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन लेने से काम चलना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो, फिर से आपको उठना ही पड़ेगा, फिर से आपको मेहनत करना ही। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपने थंबनेल पर देख करके समझ गए होंगे कि आज हम टीआरई 3 के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ टीआरई 4 के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ ही साथ स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर के बात करेंगे जो बिहार में इस समय हो रहा है। तो सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। टीआरई 4 में जो डोमिसाइल नीति पर अभी बहस हुई है उस पर भी बात करेंगे। तो सब कुछ ले लेकर के मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे जो शिक्षक हमारे हैं इस समय, उन्होंने टीचर्स ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा है और वो बोल रहे हैं कि टीचर में अब ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। जबकि बहुत सारे जो सोर्सेज से पता चलता है कि 31 से 5 के बीच में मैसेज आएगा, फिर 15 जनवरी तक आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा। फिर बीच में हो रहा था कि पहले बीपीएससी का होगा, बाद में सक्षमता या विशिष्ट शिक्षक का होगा, ऐसा सब कुछ बन रहा था। तो ये बात तो तय है कि ट्रांसफ़र आपका होगा, लेकिन इसका डेट जो है वो 15 जनवरी तक मान के चलिए कि होने की उम्मीद है और उससे आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र होगा, ये पक्का है कि ट्रांसफ़र होगा। आगे पीछे टाइम कुछ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि जो टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति पर बात हो रही है। बहुत सारे जगहों से मतलब ये बात निकल कर के आ रही है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति वापस से लागू कर दिया जाएगा। ऐसा जो है एमएलसी वगैरह जो हम लोग के अभी हैं, तो एमएलसी जो संसद में अपना ये एमएलसी जो विधानसभा विधान परिषद में जो अपना भाषण दिए इस समय, वो भाषण आप इधर सुन लीजिए। पहले आप ये बताते हैं डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसकी वजह से आप दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आरटी जो भारत का संविधान राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा क्या है? हमको बंगाल में नौकरी हो जाए, वो बंगाली बच्चे को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? बंगाली हमको बंगाली नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, हमको महाराष्ट्र में हो जाए, हमको कहीं और हो जाए, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो संविधान का उल्लंघन करते हुए बहाली यहाँ पर हुआ, इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग उस वक्त साथ में थे, हम लोग का कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन नहीं किया। हम शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा सरकार ने खर्च किया और सरकार ने शिक्षा विभाग पर खर्च किया, लेकिन आज शिक्षा विभाग के बारे में भारत सरकार का तमाम जो है वो क्या बताता है, नीति आयोग क्या बता रहा है? सस्टेनेबल
जो डेवलपमेंट गोल है SDG जिसको कहते हैं, वह क्या बता रहा है कि 100% में 32% मिलता है, मतलब 33% पास होने के लिए होता है, मतलब ये फिसड्डी है। आज बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ापन बिहार में, जबकि सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है। तब हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन के भी जो मानक हैं, उस मानक का भी अध्ययन करने पर वो तब उसके बाद ये तैयार होता है, तब इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है, उस रिपोर्ट में आखिर वजह क्या है? इतने पैसे खर्च करने के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल में नाम लिखाते हैं, प्राइमरी स्कूल में मिडिल स्कूल में आते 20% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई स्कूल आते फिर 20% हो जाते हैं, उसके ऊपर 87% बच्चे हमारे यहाँ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए। ये देश में सबसे ज्यादा है कि लगभग 87% से एबव बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते। तो शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में जाइए कहीं आपको वैकेंसी नहीं है। और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था चल रहा है, हमारे नेता जब बीच में चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो तमाम 10 लाख रोजगार देंगे। रोजगार केवल नौकरी देना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना उद्देश्य नहीं था। नौकरी देने का मतलब है सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, उससे 50 लाख और करोड़ों बच्चे जो गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। ये उद्देश्य नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। और हम ये देख रहे थे कि लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल पूरे 1.5 साल पूरे बिहार के तमाम नियोजित परमानेंट हुए। तो ऐसे तो इसके लिए आप उम्मीद करते हैं कि भांफड़ आपने पूरा अच्छे से सुन लिया होगा, तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि डोमिसाइल नीति पर चर्चा हो रही है, मे भी होने का चांसेस है, बट कोई गारंटी नहीं कि होगा। डोमिसाइल नीति लागू भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। 90% चांसेस हैं कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। 90 क्या, आप 95% मान के चलिए कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं होगी, लेकिन 5% में कुछ भी हो सकता है। चुनाव का साल है तो ये लोग अपने चुनावी मुद्दों के आड़ में इसको भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता हो ट्रांसफ़र, हो सकता हो कि मतलब आपका इसमें डोमिसाइल नीति लागू कर भी दें, लेकिन ऐसा चांसेस सिर्फ 4-5% है। बाकी 95% चांस है कि आपका डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। जो सभी जैसे अभी तक TRE 1, TRE 2, TRE 3 का ज्वाइनिंग किया गया, उसी तरह से TRE 4 की भी वैकेंसी भरी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट तो इस डाउट में भी है कि क्या TRE 4 में सच में मतलब वैकेंसी आएगा भी या वैकेंसी आएगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो इस डाउट में है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। आप अपने तैयारी को पक्का रखें। इसमें इस सोच के मत रहें कि वैकेंसी नहीं आएगी या फिर फंस जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका TRE 4 का वैकेंसी आएगा और 1 लाख लमसम पद रहेगा। 1 लाख में 2-4 हज़ार ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4 हज़ार कम भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है। तो ट्रांसफ़र भी होगा। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा है वो धैर्य से अपना बनाए रखें, ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। ये है टाइम को लेकर के कि अभी 10 दिन में कर देंगे कि 5 दिन में कर देंगे कि कोई डेट फिक्स कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र होगा। तो वेट करिए और देखते जाइए। उम्मीद है कि 15 जनवरी तक कर देना चाहिए। वैसे क्या करेंगे, अभी विशिष्ट शिक्षक का ज्वाइनिंग ले रहे हैं। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक विशिष्ट शिक्षक की ज्वाइनिंग होगी। यानी वो लोग जो है जो सक्षमता पास कर लिए हैं वो नियोजित शिक्षक उसी स्कूल में पहले विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। उसमें से कुछ विशिष्ट शिक्षक टीचर ट्रांसफ़र का फॉर्म भरे हैं और ज़्यादातर लोग ट्रांसफ़र फॉर्म नहीं भरे। तो जो शिक्षक टीचर ट्रांसफ़र का फॉर्म भरे हैं उसके बाद उस पर भी विचार किया जाएगा। तो ये भी है कुछ प्रावधान। ये कहा जा रहा है कि जो पहले जिला के बाहर, मतलब जो अन्य जिला में मांग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पूर्णिया के हैं, आप कटिहार मांग रहे हैं, या आप पूर्णिया के हैं आप बेगूसराय मांग रहे हैं, आप पूर्णिया के हैं आप मुजफ्फरपुर मांग रहे हैं, तो इस तरह के अगर जिला, अंतर जिला जिसको बोलते हैं, मतलब जो जिला से एक जिला छोड़कर दूसरे जिला का अगर आप ट्रांसफ़र मांग रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होगी। उसके बाद तब जिला के अंदर देखा जाएगा कि प्रखंड में कौन है, अनुमंडल में कौन मांग रहा है। तो इस तरह से होता है। बाकी ये भी निश्चित नहीं कि यही क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा। ऐसे रिसोर्सेज से पता चलता है, रोज़ न्यूज़पेपर में छपता है। आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी आपको वहाँ से भी कंफर्म हो रहा होगा कि ट्रांसफ़र पर काम हो रहा है और जल्द ही हो जाएगा। ये भी सच है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया रखेंगे, सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जो दिव्यांग लोग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह जो दिव्यांग होते हैं उनका होगा। उसके बाद असाध्य रोग वाले हैं उनका हो जाएगा। उसके बाद जो महिला लोग हैं, जो हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं उनका होगा। उसके बाद तब पुरुषों का नंबर आएगा। तो पुरुष शिक्षक जो कि नॉर्मल पुरुष शिक्षक हैं उनका सबसे लास्ट में नंबर आएगा और होगा ट्रांसफ़र, ये बात नहीं है कि नहीं होगा। तो उनको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा गया है। तो इसलिए जो दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक अप्लाई किए हुए हैं टीचर ट्रांसफ़र में, उनकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होगी, लेकिन ट्रांसफ़र सबका होगा। ये बात रही टीचर ट्रांसफ़र का। TRE 4 में डोमिसाइल लागू जो है वो बहुत कम चांस है कि होगा, नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए, उसके पीछे चक्कर में मत पड़िए कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। बात के बाद जो होगा वो होगा, लेकिन अपनी तैयारी तो करिए पहले। तैयारी में आप इतना बना तो लीजिए कि हाँ मतलब जो हम पाएंगे तो हम आएगा वैकेंसी तो हम निकालिए लेंगे, इतना तैयारी तो बना लीजिए कम से कम। उसके बाद कुछ ये है कि जो लोग अभी बिहार के ही निवासी हैं तो उनको तो मतलब डोमिसाइल से कोई लेना देना है ही नहीं, उनके पास तो डोमिसाइल है ही है। तो इसलिए वो तो तैयारी पक्का करें ही अपना।
क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा, उनको बिना कंपटीशन का तो होना नहीं है, और कंपटीशन देना ही होगा। और जो कैटेगरी में हो तो विशेष कर, क्योंकि उनको तो डोमिसाइल नीति से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि जनरल के लोगों को इफेक्ट पड़ता है, लेकिन और जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाइए, TRE 4 में वैकेंसी आएगी, आप उसमें निकाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको कुछ डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी आपको अगर तैयारी करनी है तो 99 रुपीज़ का कोड जो मेरा कोर्स है आप उसको ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इसके नीचे चल रहा होगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में आपको सारा PDF आपको दे दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले कई वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको जानकारी दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं TRE 3 में वेटिंग लिस्ट आएगा क्या? तो TRE 3 में जो वेटिंग लिस्ट वाली बात है वो नहीं होगी, क्योंकि आज तक BPSC TRE 1 में, TRE 2 में वेटिंग लिस्ट दिया ही नहीं, तो TRE 3 में कैसे देगा? वो नहीं देगा। तो TRE 3 में भी जो है वेटिंग लिस्ट वो नहीं के बराबर चांस है कि आपको दे। मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि TRE 3 में वेटिंग लिस्ट दे, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि आज तक दिया ही नहीं और करता ही नहीं वैसा। जिला अलॉट कर देगा, जो लेगा लेगा, जो नहीं ज्वाइन लेगा वो सीट वैसे खाली पड़ी रहेगी, उसको TRE 4 में वैकेंसी के तौर पर निकाल देगा। ये हो गया वेटिंग लिस्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या NIOS वाला जो अभी मान्य किया गया है तो क्या उसको फिर से रिजल्ट निकालेगा? तो ये मांग चल रही है अभी। कुछ लोग बोलते हैं वैकेंसी ही निरस्त हो जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं आप DV के चक्कर में मत रहिए। तो बोलने के लिए बोलने दीजिए, आप जिनका रिजल्ट हो गया वो DV पे फोकस करिए। दूसरा बात ये, जिनका रिजल्ट नहीं वो अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। और NIOS वाले मांग कर रहे हैं, देखिए क्या करता है सरकार इस पर और क्या करता है BPSC इस पर, आगे की बात है। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये सच है। तो NIOS वाले जो कि जायज़ हो चुके हैं तो वो भी अब भरेंगे। तो TRE 4 में भी मुझे मौका लगता है कि TRE 4 में भी NIOS वालों को फिर से मौका दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि NIOS वाले पे भी थी। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ों का कंक्लूजन एक वीडियो में छोटी सी मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो, आपको कुछ जानकारी रह गई हो, तो आप हमसे जानकारी ले लीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, यहाँ पे इसके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको कमेंट मतलब वहाँ से नहीं संतुष्ट होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी अपना समस्या बता सकते हैं, मैं वहाँ से आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।